रहा था कि जो दुनिया की बड़ी भाषाएं हैं उनसे हम हिंदी की तुलना करें। जैसे जो सर्वोच्च 10 भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, बंगाली, रसियन आदि आते हैं। अगर इन भाषाओं से हम हिंदी की तुलना करें, तुलना के खास तौर से चूंकि हम साहित्य की तुलना कर रहे हैं, तो साहित्य को जानने का सबसे आसान तरीका ये हो जाता है कि उनमें दर्शक लोग उसी वीडियो पर हैं। तो मुझे क्या करना होगा, गौरव जी आप मैसेज करके भेज दें, क्योंकि वो अपने आप बंद हो चुका था। आप जैसा बताएं, मैं उसके अनुरूप कार्य करूं। अगर इसी पर सारे लोग जुड़ गए हों तो फिर से यहीं आ जाएं। और क्योंकि दो वीडियो चल रहे हैं ऐसा तो नहीं है, मेरे पास से एक वीडियो गायब हो गया था तो मैंने दोबारा फिर से शुरू किया। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार है। गौरव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं मुझे क्या करना चाहिए, या सभी साथी फिर से यहीं आ रहे हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं। राम किंकर जी का धन्यवाद, वो बोल रहे हैं, आप जारी रखें। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अगर हम दुनिया की कुछ बड़ी भाषाओं से हिंदी की तुलना करें, जैसे एक पैमाना के रूप में, हालांकि वो कोई बहुत अच्छा पैमाना नहीं है, लेकिन एक नोबेल प्राइज को हम ले लें तो अंग्रेजी को 32 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, फ्रेंच भाषा को 16 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, स्पेनिश भाषा को 11 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, रसियन भाषा को 6 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, चीनी भाषा को 2 मिले हैं। हिंदी को कितने मिले हैं? अभी तक एक भी नहीं। और अगले 10-20 वर्षों में मिलने की मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना नजर आ रही है। मैं नोबेल पुरस्कार को लेकर के क्या क्या होता है वो सब जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपनी भाषा को दुनिया की सबसे बड़ी भाषा कह रहे हैं, तो दुनिया में हमारी भाषा और साहित्य की धमक किस रूप में है? मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको नोबेल नहीं मिला या बुकर नहीं मिला तो आपकी भाषा छोटी हो जाएगी, लेकिन आपके देश में आपका सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। आपके देश में एक से बढ़ के एक रत्न तो हुए हैं, साहित्य में आप लोग भी मानेंगे। एक भी साहित्यकार को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? और नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, अगले 20-25 वर्षों में मिलने की संभावना भी मुझे नहीं दिख रही है। संस्कृत के विद्वान पीवी काड़े साहब को मिला था, वो वाइस चांसलर थे, दक्षिण भारत में बहुत बड़ी हैसियत थी उनकी, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। मैं उनका नाम भूल नहीं रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश में साहित्यकारों को बहुत सम्मान नहीं मिलता है। आपस में हम लोग एक दूसरे को सम्मान दे लेते हैं, और इसके तमाम कारण हैं। ऐसे कुछ कारणों की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जब आपके ही देश के जो ताकतवर लोग हैं, जो आपके देश के राजनीतिज्ञ हैं, जो अर्थनीतिज्ञ हैं, जो कला साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाले लोग हैं, अगर वो साहित्य को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो आप 150 लोग, 1000-2000 लोग अपने पीठ खुद ही थपथपा लें और खुश हो लें। उससे ये इस 1 अरब वाली भाषा का कोई लेना देना नहीं है। आपका साहित्य बहुत ही सीमित, बहुत ही छोटे रूप तक ही केंद्रित रह जाएगा। और इसमें बहुत सारे मैं ये भी कहूँगा कि सरकार की बड़ी भूमिका रही है, उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर करेंगे। लेकिन आप कई रूपों में इसको देख सकते हैं। मसलन
फिल्म इंडस्ट्री है, उद्योग में तो साहित्य को बहुत महत्व मिलना चाहिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे उपेक्षित कोई प्राणी होता है, गायक स्टार बन जाता है, निर्देशक निर्माता तो स्टार होते ही हैं, फिल्म स्टार और हीरो हीरोइन तो होते ही हैं, साहित्यकारों की क्या स्थिति है? इसे आप एक पैमाने की तरह देख सकते हैं। लगभग 100 साल होने जा रहे हैं जब प्रेमचंद उस फिल्म इंडस्ट्री से निराश होकर लौटे थे। आज क्या स्थिति है? ज्यादातर निर्माता निर्देशक खुद ही लेखक हो जाते हैं। क्यों लेखक हो जाते हैं? क्योंकि कोई भी लेखक चंद रुपयों के लिए या उसके कुछ शोषण करके उसकी मजबूरियों का फायदा उठा के वो कहानी ले सकते हैं, या किसी भी साहित्यकार की कहानी को लेके वो फिल्म बना सकते हैं। ज़्यादातर फिल्मों पर तरह तरह के विवाद देखे जाते हैं, और मैं अगर आपकी टिप्पणियां पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा प्रवाह टूटेगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि बाद में एक ही बार चर्चा कर लें जब हमारी बात पूरी हो जाए। तो ज़्यादातर जो हिंदी साहित्य के हमारे लेखक हैं वो फिल्म दुनिया में पहुंचने के बाद भी हाशिए पर रह जाते हैं। एक दो चमकते नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन चमकते नामों की पीछे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अब उनकी क्या चर्चा करूं। कुछ मित्र मेरे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा ये कहना है कि साहित्य केंद्रित संबंध होता है और एक संबंध केंद्रित साहित्य होता है। हिंदी दुनिया में जो हिंदी साहित्य है, मैं कहूँगा कि यह ज़्यादातर संबंध केंद्रित साहित्य है। साहित्य केंद्रित संबंध वह होता है जो आप पौलो नेरुदा से बनाते हैं, जो आप भारत के ही किसी बड़े लेखक के साथ बनाते हैं। यहाँ तक कि हमारे हिंदी के बहुत सारे पाठक लोग तो वो जो आजकल 3 इडियट और हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक हैं उनसे संबंध बनाते हैं, वो साहित्य केंद्रित संबंध है। लेकिन संबंध केंद्रित साहित्य क्या है? जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, विमर्श के आधार पर आप साहित्यकार मान लिए जाएं। यानी आपका साहित्य कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहां से आ रहे हैं, किस विचारधारा के हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर आप एक विमर्श केंद्रित खास खांचे में साहित्य लिख रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप बड़े साहित्यकार हो सकते हैं। अगर आप उससे दूर जा रहे हैं तो ठीक है, आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन मुझे तो टिप्पणी उन पर नहीं लिखनी होगी। ये एक खास तरह की घेरेबंदी या खेमाबंदी हिंदी की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रही है। इसीलिए जैसे मंचीय कवियों का एक गुट होता है कि कौन से ग्रुप को बुलाना है तो उसमें ये कवि आएंगे, ये कवि नहीं आएंगे, कमोबेश वही स्थिति हिंदी साहित्य की भी है। दरअसल भाषा और समाज और साहित्य, इन तीन का जो तिकड़ी बनती है, हमने भाषा को अलग रख दिया, साहित्य को अलग रख दिया, समाज को अलग रख दिया। हिंदी का जो सबसे केंद्रीय समाज है वो इस समय अंग्रेजी की तरफ देखता है। आप गांव-गांव में चले जाइए, आपको अंग्रेजी के स्कूल मिल जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल मिल जाएंगे। सभी लोग चाह रहे हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़ के क्या करे। जो साहित्य है, अब जैसे एक उदाहरण मैं ले लूं कि साहित्य, भाषा और समाज के बीच जो गहरा रिश्ता है, इस पर काम करने वाले लोगों में आपको किन की याद आती है? जो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी, भाषा और समाज, रामविलास शर्मा जी ने लिखी थी। उस किताब को आए हुए 60 साल से ज्यादा हो चुका है। इस रिश्ते को व्याख्यायित करने के लिए उदारीकरण के बाद ये रिश्ता कितना बदला है, इस रिश्ते ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसको जानने का हमारे पास क्या तरीका है? मतलब 60 के बाद 75, 80, 90 और भूमंडलीकरण के बाद कितनी सारी चीजें बदली हैं। इस भाषा और समाज के संबंध के नए समीकरणों को व्याख्यायित करने वाले कितने लोगों की आपको याद आ रही है? कितने लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं? आज भी हम 70 साल पुरानी किताब से लेकर अगर अपने भाषा और समाज को समझते हैं तो ये गर्व का विषय है या
शर्म का विषय है। मेरा दोस्तों ये भी कहना है कि इस तरह के जो तमाम झगड़े हैं उसके पीछे सरकार की भी भूमिका है। सरकार की भूमिका इस रूप में है कि उसने भाषाओं का एक विभाजन किया। भाषाओं का विभाजन किया जिसको कि 8वीं अनुसूची कहते हैं। मैं 8वीं अनुसूची को झगड़ा अनुसूची कहना पसंद करता हूँ। उसमें गजब गजब की चीज़ें, जैसे एक तरफ एक भाषा है जिसके लिए एक पुरस्कार मिलेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसको बोलने वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ या 1 अरब है। दूसरी ओर एक भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या 25,000 है, उसको भी एक ही पुरस्कार मिलेगा। एक तीसरी भाषा है जिसको बोलने वालों लोगों की संख्या 24 लाख है, डोगरी, उसको भी एक ही पुरस्कार मिलेगा। यानी एक तरफ 80 करोड़ लोग, एक तरफ 25,000 लोग या 25 लाख लोग, और बिल्कुल बराबर धरातल पर है। एक देश में जहां एक तरफ इतने बड़े क्षेत्र की भाषा है वो और उतनी बड़ी संख्या में लोग लिख रहे हैं, उसमें भी आपको एक को चुनना है और 25,000 वाले में भी एक को चुनना है, तो झगड़ा होगा या नहीं होगा? मानी हुई बात है, जहां 80 करोड़ लोग होंगे वहां हमेशा कुछ लोग असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया बनाई है और संवैधानिक रूप से इसे बनाया गया है। हमारी जो 8वीं अनुसूची है, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर कर दूं कि राजभाषा के रूप में जो हिंदी है उसको थोड़ा अलग रख लीजिए। साहित्यिक पुरस्कार राजभाषा वाले हिंदी को नहीं मिलते, उस पर एक अलग चर्चा है कि राजभाषा कितना काम करती है, कितना शोध करती है, कितना कार्यालयों में देखती है, वो एक अलग प्रक्रिया है, मैं उसको फिलहाल नहीं छू रहा हूँ। मैं साहित्य की दृष्टि से अगर बात कर रहा हूँ तो मेरा ये कहना है कि 80 करोड़ लोगों के बीच से भी अगर आप एक संस्था बनाएंगे, एक केंद्र बनाएंगे और 25,000 या 10 लाख लोगों के लिए भी एक ही चीज़ बनाएंगे, तो दोनों में एक असंतुलन की स्थिति हमेशा रहेगी। और वो असंतुलन आप इससे तय कर सकते हैं कि हिंदी की दुनिया में एक भी पुरस्कार आ जाए, वो बिना विवाद के आगे नहीं बढ़ेगा। उसका विवादित होना निहायत स्वाभाविक है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली जो स्थिति है वो उसमें लगातार चल रही है। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो मूल कारण रहा है वो यही रहा कि हिंदी सबके बीच की भाषा नहीं बन पाई है। यानी अगर मैं कहूँ कि हिंदी को हम लोगों ने टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, और मैं सौरभ पांडे जी की इस बात से सहमत हूँ कि संपर्क की हिंदी, राजभाषा हिंदी, साहित्य की हिंदी, इन सब के अलग अलग रूप हैं, और इन रूपों को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो थोड़े विस्तार से चर्चा हो जाएगी, और मैंने जो समय लिया था वो समय लगातार भागता जा रहा है। मैं कुछ 2-3 और मुद्दों पर बात करना चाह रहा था। एक तो यही कि हमारी हिंदी जो एक समय बहुत बड़े क्षेत्र में थी वो लगातार छोटी होती गई है, और छोटी होने के तमाम रूप उसके हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी इस देश की बहुत बड़ी भाषा है, पर हिंदी साहित्य बहुत छोटा है। और इसके कौन से कारण हैं? जैसे मैं एक उदाहरण लूं, आप आदिकाल या भक्तिकाल के साहित्य को याद करिए। उस दौर के लेखकों को याद करिए। जो आपका आदिकाल था उसमें पूरे देश से लेखक आते थे, जैसे चंद्रवरदाई लाहौर के थे, संदेश रासक लिखने वाले अब्दुल रहमान मुल्तान के थे, हेमचंद्राचार्य गुजरात के पाटन के थे, खुमान रासो के लेखक राजा खुमान चित्तौड़ के थे, अमीर खुसरो एटा के थे। भक्ति काल के बारे में भी कहा जाता है कि वो अखिल भारतीय साहित्य था, और उसमें जाति, लिंग, संप्रदाय, अनेक दृष्टियों से वो बहुत ही समावेशी, बहुत ही लोकतांत्रिक
और विविधतापूर्ण साहित्य था। उसमें तमाम क्षेत्रों के लोग आते थे, तमाम विचारधाराओं के लोग आते थे, तमाम संप्रदायों के लोग आते थे। आप क्या यही बात आज के साहित्य के लिए कह सकते हैं? जैसे मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि भक्ति काल में आप कबीर से लेके रामानंद, तुलसीदास, सूरदास तक चले जाइए, जायसी तक, तो अलग अलग क्षेत्रों से इवन रीति काल तक आ जाता है। यह क्या आश्चर्य की बात नहीं है कि जब संचार के साधन कम थे, जब तकनीक पिछड़ी हुई थी, जब कदम कदम पर भाषाओं का भेद था और भाषा बदल रही थी, भारी भौगोलिक अवरोध था, नदियां और पहाड़ भयानक रूप से विभाजित करते थे, रास्ता रोकते थे, तब बनारस के रैदास गुजरात और राजस्थान की मीरा से संवाद कर लेते थे। तब रैदास नामदेव से लेके कबीर तक पंजाब, सुदूर पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हो जाते थे। तब ये सारे रचनाकार एक दूसरे से मिल लेते थे। जब भौगोलिक दूरियां खत्म हो गई, हिमाचल से अरुणाचल तक भारत एकमात्र एक हिंदी भाषी राज्य बन गया, जब संचार और तकनीक के कारण मेलजोल बढ़ गया, तो हमारा साहित्य दिल्ली, इलाहाबाद और बनारस तक केंद्रित हो गया। तो ये कैसा साहित्य है जो आदिकाल में और अपने पिछड़ी अवस्था में तो अखिल भारतीय स्वरूप में था, और जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है वैसे वैसे छोटा होता जा रहा है, इसका दायरा सिमटता जा रहा है। ठीक है कि बनारस और इलाहाबाद से निकले हुए लोग कई सारे शहरों में जाके बस जाए और वहां से लिखने लगे, लेकिन आप 3-4 जगहों को उठा लीजिए, बस भोपाल को छोड़ दीजिए और दिल्ली, इलाहाबाद, पटना वगैरह को, आप बताइए मुझे कि हिमाचल प्रदेश से आपको कितने साहित्यकार याद आते हैं? आप मुझे बताइए कि राजस्थान के कितने साहित्यकारों की आपको याद आती है? विजयदान देथा ले देकर याद आते हैं, नंद चतुर्वेदी जैसे कितने साहित्यकार अब 80-85 की उम्र में चले गए, आप कितने लोगों को जानते हैं? तो अगर हम ये नहीं जानते हैं तो ये किसकी सीमा है? यानी जब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में जब भाषा भेद था तो हमारा साहित्य बहुत ही विस्तृत था, सब एक दूसरे से परिचित थे, और जब भाषिक विविधता की जगह एक भाषा हो गई, एक हिंदी हो गई, तो हमारा साहित्य और छोटा हो गया, जो कि कायदे से इसको और बड़ा होना चाहिए था और विस्तृत होना चाहिए था। तो यह भाषा की सीमा है, साहित्य की सीमा है, आलोचकों की सीमा है, चाहे जिसकी सीमा हो, लेकिन यह एक बड़ा सवाल है जिससे हम हिंदी भाषी लोग बच नहीं सकते। हमें इनसे टकराना होगा कि हमारा साहित्य कुछ लोगों तक केंद्रित साहित्य है। हम कहने के लिए बोलते हैं कि हमारा हिंदी भाषी राज्य अरुणाचल है, हिंदी भाषी राज्य हरियाणा है, हिंदी भाषी राज्य हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हम उनके साहित्यकारों को महत्व नहीं देखते, और इसी को अगर आप आगे बढ़ा लें तो दक्षिण भारत में भी हिंदी में लेखन हो रहा है, प्रवासी लेखन हो रहा है। अब ये इतने प्रकार की हिंदी या हिंदियां कहना मैं पसंद करूंगा, क्योंकि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषी समाज इतना बड़ा है कि एक हिंदी नहीं है, हिंदियां हैं। लेकिन हिंदियां के जितने प्रारूप हैं, जितनी विविधता है, जितने ढंग हैं, क्या हमारा साहित्य, हमारा इतिहास, हमारी भाषा उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो उसके पीछे मूल कारण क्या है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं लूं, ये इतिहास का सवाल है लेकिन आपसे तो पूछा जा सकता है, आप सभी लोग मर्मज्ञ लोग हैं। हिंदी का पहला कवि कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कब आते हैं? 1253 से 1325 ईस्वी उनका टाइम है। तो अगर अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं और वो 1280 में या 90 में लिख रहे होते हैं, दूसरा हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का कवि कौन है? तो जो भी नाम आप लेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी खड़ी बोली के, आधुनिक हिंदी के जो दूसरे कवि हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यानी 1280 में अमीर खुसरो और 1880 में और 70 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बीच के 600 साल क्या हुआ?
क्या 600 साल खड़ी बोली हिंदी इस बात के लिए इंतजार कर रही थी कि 600 साल बाद एक व्यक्ति आएगा तभी हम अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे? क्या कोई भाषा ऐसे रुकी रहती है सैकड़ों सालों तक? अगर सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानेगा कि अगर पहले कवि हिंदी के अमीर खुसरो हैं तो दूसरे कवि के बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए। इसका दो ही अर्थ निकलता है। पहला कि अमीर खुसरो हिंदी के असल में कवि थे ही नहीं, बाद में प्रक्षिप्त अंश के रूप में या चाहे जिस रूप में उनके में हिंदी जैसी चीजें जोड़ दी गई। और दूसरा ये कि एक अनवरत परंपरा अमीर खुसरो के बाद चली है, हिंदी के कवि हुए हैं, हमारा साहित्य और हमारा इतिहास उनको जगह नहीं देता है, क्योंकि कोई भी परंपरा बीच में रुकती नहीं है। अचानक कबीर दास हमन को यारी क्या और इस तरह के हिंदी वाली भाषा में गजल नहीं लिखने लग जाएंगे। तो तमाम लोग हुए, हिंदी उर्दू के नाम पर कह लीजिए या दूसरे लोगों को कह लीजिए, लेकिन उन सारे लोगों को हमारा साहित्य महत्व नहीं देता है और हिंदवी में लिखने वाले कवियों को हिंदी का कवि नहीं माना गया। यानी अमीर खुसरो के बाद से ही ढेर सारे सूफी संत हुए, गेसुदराज वगैरह, कुली कुतुब शाह की बात छोड़ दीजिए, वली दकनी, सिराज, मीर तकी मीर, मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर सोज, नज़ीर अकबर आबादी से लेके मोमिन गालिब से लेकर आज तक आप चले आइए। क्या आप किसी के पाठ्यक्रम में बशीर बद्र, निदा फाजली वगैरह के नाम सुन सकते हैं? ये किस भाषा में लिखते हैं? निदा फाजली की जो गज़लें हैं या जो दोहे हैं वो कौन सी भाषा की हैं? उसमें कितने अरबी फारसी के शब्द हैं? वो हिंदी के क्यों नहीं हो सकते? तो मेरा सीधा ये कहना है, और इसका जस्ट उल्टा भी हुआ है कि जो भी शायर, उस हिंदवी कह लीजिए, उर्दू कह लीजिए, जो हिंदू शायर थे वो नहीं माने गए। अजय चंद भटनागर, सरसुख दीवाना, टीकाराम तसल्ली, राम नारायण मौजू, राजा किशन दास, दयाशंकर नसीम, ये लोग बहुत अच्छा लिखते रहे, शायरी करते रहे, लेकिन वो लोग बड़े शायर नहीं माने गए। तो हमारे यहाँ भाषा को लेकर राजनीति इतनी गहरी रही कि राजनीति केंद्र में आती चली गई, भाषा और साहित्य कहीं दूर चलता चला गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए तो भाषा और साहित्य बचा रहा, आम जनता के लिए वो कटता चला गया, वो दूर होती चली गई। क्योंकि जब आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? अब एक उदाहरण और लेता हूँ, ये हमारे हिंदी साहित्य की बड़ी त्रासदियों में से एक है। ये बात इसलिए मुझे याद आ गई कि अभी एक मंच पर हमारे कुछ मित्रों से चर्चा हो रही थी, तो तेग अली तेग की एक गज़ल मेरे मित्र ने रख दी। तो उनकी भाषा और उसको सुनने के बाद दूसरे मित्र की टिप्पणी थी कि अरे यार, ये एक थोड़े अश्लील टाइप के शायर हुए, चिरकिन, ये उनके टाइप के शायर थे क्या? तो मुझे बताना पड़ा कि नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शायर थे बनारस के, और भारतेंदु हरिश्चंद्र उनको बहुत सम्मान से याद करते हैं। बाद में रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में उनको जगह देते हैं। तेग अली तेग इतने कमज़ोर शायर नहीं थे, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके सिर्फ 24 गज़लें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक इसी तरह एक और कवि को आप लोग जानते होंगे जिनका नाम हीरा डोम है। सरस्वती में उनकी एक कविता छपी थी, अछूत की शिकायत। उनकी सिर्फ एक ही कविता हमें प्राप्त होती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही कविता लिखेगा और वो इतने उच्च स्तर की और इतनी शानदार कविता होगी कि पूरा देश उसका वाहवाह करेगा? दरअसल 1850 के बाद अचानक हमारे हिंदी साहित्य को ये कहा गया कि सिर्फ वो खड़ी बोली हिंदी का साहित्य ही हिंदी साहित्य होगा, जिसको बाद में चलकर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और इस तरह की रचनाएं लिखी। इसका परिणाम ये हुआ कि तेग अली तेग, हीरा डोम जैसे तमाम बड़े रचनाकार
धीरे धीरे हाशिए पर चलते चले गए। बेकल उत्साही ले लीजिए, अवधि के भी तमाम लोग हैं, ब्रज के लोग होंगे, राजस्थानी के लोग होंगे, पहाड़ी भाषाओं के लोग होंगे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। मैं जब ये बात कह रहा था कि 1 अरब लोगों की भाषा के साहित्य का प्रतिनिधित्व वैश्विक मंच पर इतना छोटा क्यों है, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिंदी में ही हमारी भाषाओं का प्रतिनिधित्व या हमारे क्षेत्र और साहित्यकारों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वो जब आपका साहित्य सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का साहित्य हो जाएगा तो प्रतिभाएं भी उन्हीं मुट्ठी भर लोगों तक सीमित हो जाएंगी, वो बाहर नहीं निकल सकती। और 1850 के बाद जब आपने अवधी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं को सिरे से किनारे कर दिया और ये मान लिया कि नहीं जी सिर्फ हिंदी की ही साहित्य को हम लोग माने, तो उन भाषाओं के लोगों ने क्या किया? उन भाषाओं के लोगों ने ये कहा कि ठीक है, जो हिंदी पढ़ेगा वो हिंदी जानेगा, हम लोगों को तो जो गीत गाना है हम अपने ढंग से गा लेंगे। क्या यह सिर्फ संयोग है कि आज भी खड़ी बोली हिंदी में स्त्रियां गीत नहीं गाते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है कि खड़ी बोली हिंदी में छोटे बच्चे खेल नहीं खेलते हैं? ओका बोका 3 तलों का लैया लाठी चंदन काठी, ये हिंदी का तो नहीं कर सकते आप। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खिलब जुआ, हिंदी का तो नहीं कर सकते आप। मैं चूंकि भोजपुरी से जुड़ा हूं तो मैं भोजपुरी के उदाहरण ले रहा हूं। जो राजस्थानी का होगा व्यक्ति वो राजस्थानी का उदाहरण लेगा। लेकिन आपने क्या किया कि आप आम जनता से इसको काटते चले गए और सिर्फ विश्वविद्यालय केंद्रित बनाते चले गए कि जो लोग हिंदी को अपने रोजगार का माध्यम बनाएंगे, जो सच में हिंदी से इस रूप में जुड़ेंगे, प्रोफेसर या टीचर या संपादक या अधिकारी बनेंगे, राजभाषा अधिकारी बनेंगे, वो लोग हिंदी का साहित्य पढ़ेंगे। आम जनता को क्या लेना देना है? तो स्त्रियां तो हमारे यहाँ हिंदी में गीत नहीं गाएंगे, वो अपनी मातृभाषाओं में गीत गाएंगे और उसमें वो ताकत होगी। भोजपुरी के 2 उदाहरण मैं ले रहा हूं। सगरी देहिया बलम के जागीरदारी है, महिलाएं गाती हैं। भोजपुरी का कवि लिखता है, देवी से कह रहा है, बोला बोला ये माई मांस खैबू की मलाई। आप इसके भीतर के उस तेवर को पकड़िए, उन सूत्रों को पकड़िए कि ये कहां से आ रही है और इसमें किस हद की ओरिजिनलिटी है और किस हद तक सच्चाई है। जैसे ही आप बहुत सभ्य और बहुत परिष्कृत होते जाते हैं, आप जमीन से छूटते चले जाते हैं, इसीलिए आप में ताकत कम होती जाती है। आप अनुवाद की भाषा बनते जाते हैं, आप कृत्रिम भाषा बनते जाते हैं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, और मैं ये जब कह रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि आज मैं जो कुछ हूँ हिंदी साहित्य के कारण हूँ। छोटा मोटा रचनाकार भी हिंदी का हूँ, एक किताब भी छपी है, 2-3 किताबें छपी हैं। इसके बावजूद ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदी साहित्य हिंदी भाषा का साहित्य नहीं है। जितनी बड़ी हिंदी भाषा है उसके शायद सैकड़वें हजारवें हिस्से का ही साहित्य हो जाए तो बड़ी बात है। ये पूरे हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है हिंदी साहित्य। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी सरकारें, हमारा समाज, हमारे सत्ता तंत्र इसको हाशिए पर रखा है। वरना शायद अगर आप सबका प्रतिनिधित्व करते तो पूरे देश में कुछ अलग ही रूप में संस्थाएं होती, कुछ अलग रूप में मान्यता मिलती, कुछ अलग रूप में साहित्य मिलता। ऐसे तमाम उदाहरण मिल सकते हैं। मैंने आधा घंटा कहा था, 45-50 मिनट बोलता चला गया हूँ, आप लोगों का इतना समय ले रहा हूँ। मैं 1-2 बातें और रख करके अपनी बात को पूरा करूँगा। दोस्तों, मुझे लगता है ये कि आज भी हिंदी को
हिंदी जाति के रूप में रामविलास शर्मा जी ने बांधते हुए ये कह दिया था कि उत्तर भारत के जितने हिंदी भाषी राज्य हैं उस सब के सब एक ही जाति और एक ही रिश्ते में बंधे हुए हैं। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ।